हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम किसको बोलते हैं, सराउंडिंग किसको बोलते हैं, सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का बारे में बात कर रहे थे। सराउंडिंग किसको बोलते हैं, यूनिवर्स क्या है, बाउंड्रीज क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में दो टाइप का हो रहा था, एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इसका बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट वेरिएबल क्या है। तो आप लोग शुरू करेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की ये लेक्चर नंबर 2 होगी। अगर आप लोग वीडियो 1 नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब में जाके वीडियो 1 को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेट वेरिएबल किसको बोलते हैं। देखिए, स्टेट वेरिएबल किसको बोलते हैं, कोई भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो क्वांटिटी की ज़रूरत होती है उसी को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आपको डिफाइन करना है तो आप बोलेंगे कि इस स्क्वायर की लेंथ क्या है, इसकी डायगोनल क्या है, इसका एंगल क्या है। तो इसको डिफाइन करने के लिए कुछ मेजरेबल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है और दैट मेजरेबल क्वांटिटी आर नोन एज स्टेट वेरिएबल। समझ में आ गया। जैसे कि आप ये सिग्मा क्लासेस को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये सिग्मा क्लासेस में डिफाइन कैसे करेंगे, ये सिग्मा क्लासेस को डिफाइन कैसे करेंगे कि इस सिग्मा क्लासेस में कितने स्टाफ मेंबर हैं, कितने टीचर हैं, कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको कुछ क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, उसी क्वांटिटी को स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। तो स्टेट वेरिएबल समझ में आ गया होगा। स्टेट वेरिएबल किसको बोलते हैं उसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। ए सिस्टम और कंडीशन ऑफ सिस्टम, ए सिस्टम और कंडीशन ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड बाय सम measurable quantity and this quantity are known as state variable। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। जैसे आपको बोला जाएगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये जितना भी लिखा गया है वो सब क्या है, स्टेट वेरिएबल। मतलब कोई भी सिस्टम को, मान लो कोई भी गैस है यहाँ में, इस गैस का अभी टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, इसको डिफाइन करने के लिए कुछ मेजरेबल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। उसी मेजरेबल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि स्टेट वेरिएबल आपको समझ में आ गया है। तो यही स्टेट वेरिएबल का 2 पार्ट हो जाता है। एक होता है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं और पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी करते रहिए। तो स्टेट फंक्शन, तो अब ध्यान से देखिए, 2 टाइप का फंक्शन होता है। एक होता है स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है पाथ फंक्शन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं, ऐसा फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा टाइप का फंक्शन को स्टेट फंक्शन बोला जाता है जो पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है स्टेट फंक्शन, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और इंडिपेंडेंट किस पे होता है, इंडिपेंडेंट किस पे होता है, पाथ पे, जो पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि आपको ए से बी जाना है, तो ए से बी जाना है तो आप कौन सा रास्ता से जा रहे हैं उस बात पे वो डिपेंड नहीं करता है। बात क्लियर है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो क्या होता है पाथ पे डिपेंड करता है, और जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्टेट फंक्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा याद करने के लिए केवल वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। और जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको हम लोग पाथ फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेट फंक्शन का बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स एनर्जी, ये सारे क्या हैं स्टेट फंक्शन है। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, केवल वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ऐसा टाइप का फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जैसे अगर आपको एक ग्राफ बनाया गया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में, मान लीजिए हम लोग का ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो मान लीजिए ए से बी जाने का बहुत सारा रास्ता है, एक ये रास्ता है ए से बी, आप एक सीधा चले आए और इस समय यहाँ से यहाँ तक आ गए। तो इसको बोला गया रास्ता नंबर 1, इसको बोला गया रास्ता नंबर 2 और इसको बोला गया 3। इस समय जो प्रेशर है वो है P1, और जो बी पॉइंट पे पहुँचे तो उसका कुछ प्रेशर रहा होगा, मान लीजिए ये प्रेशर हो गया P2। ए पॉइंट का जो वॉल्यूम है वो है V1 और बी पॉइंट का जो वॉल्यूम है वो है V2। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई बोला जाएगा कि ए से बी, ए और बी का रास्ता का दौरान जो आप ए से चले थे और बी में पहुंचे, तो इसके लिए बताइए चेंज इन प्रेशर फॉर रास्ता 1 क्या होगा। तो आप बोलेंगे चेंज निकालना है, और चेंज हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस कर देते हैं। तो ज़्यादा P1 है, कम P2 है, तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा P1 माइनस P2। चेंज इन प्रेशर फॉर रास्ता 2, रास्ता 2 के लिए ये प्रेशर का चेंज क्या होगा P2, मतलब ये इनिशियल प्रेशर जो ज़्यादा है, P1 ज़्यादा है P2 कम है, तो P1 माइनस P2 कर दीजिए। चेंज इन प्रेशर रास्ता 3 के लिए वो भी हो गया P1 माइनस P2। अब देख रहे हैं कि कोई भी रास्ता से जाइए लेकिन जो प्रेशर का चेंज है वो P1 माइनस P2 ही रहा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर देखो, अगर हम लोग का प्रेशर एक स्टेट फंक्शन होगा तो उसका चेंज इन प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि चेंज इन प्रेशर जो होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप कोई भी पाथ से चाहिए, जो चेंज इन प्रेशर होगा वो सेम होगा। इसका ये मतलब है अगर हम लोग का प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है तो चेंज इन प्रेशर पाथ इंडिपेंडेंट होगा। अगर वॉल्यूम हम लोग का स्टेट फंक्शन है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जितना चेंज आएगा वो रास्ता 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए सेम आएगा। तो मैं एक स्टार बना के एक पॉइंट लिखता हूँ। इफ f एक कोई भी f एक फंक्शन है, f इज ए स्टेट फंक्शन, f इज ए स्टेट फंक्शन, देन डेल्टा f विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला गया है, अगर कोई भी फंक्शन स्टेट फंक्शन है, अगर कोई भी फंक्शन एक स्टेट फंक्शन है तो उसका चेंज जो होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर बताइए कोई बोलेगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, एक स्टेट फंक्शन होगा। कॉपी कर लीजिए। तो स्टेट फंक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं। देखिए पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं। पाथ फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड भी करे और वो पाथ पे भी डिपेंड करे, ऐसा टाइप का फंक्शन को पाथ फंक्शन बोलते हैं। देखिए टर्म ही लिखा है पाथ, जो पाथ पे डिपेंड करेगा। जैसे कि डिस्टेंस क्या होती है, पाथ पे डिपेंड होती है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्टेट पाथ फंक्शन हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो स्टेट फंक्शन, ऐसा याद कर सकते हैं। तो पाथ फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन विच डिपेंड्स initial and final position of the process, and also depends on path
by which process was carried out। ठीक है, तो ये इसका डिफिनीशन होता है। तो पाथ फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे भी डिपेंड करे और वो पाथ पे भी डिपेंड करे कि कैसे कौन सा पाथ पे फंक्शन अकर्स हो रही है, तो ऐसा टाइप का फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का जो एग्जांपल होता है वो होता है हीट एंड वर्क। ठीक है ना, हीट और वर्क जो होते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं। और हीट और वर्क जो होता है वो क्या होता है? हीट एंड वर्क आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जहाँ भी हीट और वर्क टर्म आती है ये एक बाउंड्रीज फेनोमेना होता है, बाउंड्री का थ्रू होता है। हीट भी ट्रांसफ़र होगा, एक बाउंड्री से ट्रांसफ़र होगा। तो हीट और वर्क जो होते हैं वो बाउंड्रीज फेनोमेना होते हैं। और हीट और वर्क दोनों क्या होते हैं? एनर्जी का फॉर्म होता है। जैसे आप बोलते भी हैं हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों क्या होते हैं? एनर्जी का फॉर्म होता है। अब क्या होती है दोनों में डिफरेंस? ये होता है कि एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब भी एनर्जी जो जनरेट होती है, जहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस का वजह से एनर्जी जनरेट होती है, उसी को हीट बोलते हैं। और ऑल अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट हीट, हीट को छोड़ के जितना भी और एनर्जी का जो फॉर्म होता है वो सब क्या होता है? वर्क होता है। तो इसको हम लोग पॉइंट में लिख लेते हैं, लिख सकते हैं हीट एंड वर्क both are boundaries phenomena। दूसरा, heat and work both are form of energy। थर्ड जो पॉइंट होगा, the energy which is generated, the energy, the form of energy, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे आप लोग, the form of energy, the form of energy which is generated due to temperature difference, the form of energy which is generated due to temperature difference is known as heat। and other form of energy except heat is known as work। ठीक है, तो ये इसका हीट एंड वर्क का मेन डिफरेंस है। यहाँ में लिखा गया है हीट और वर्क जो होते हैं वो बाउंड्रीज फिनोमिना होती है, हीट भी ट्रांसफर होती है या वर्क करते हैं, एक बाउंड्री फिनोमिना होती है। दूसरा, हीट एंड वर्क बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट और वर्क दोनों क्या होते हैं? एनर्जी का फॉर्म होता है। कौन सा एनर्जी का फॉर्म को हीट बोला जाता है? तो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज जनरेटेड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, जहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस का वजह से जो एनर्जी होती है उसको हीट बोलते हैं। और जितने भी और ऑल अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट हीट, हीट को छोड़ के जितने भी एनर्जी का जो फॉर्म होता है वो सब वर्क में काउंट हो जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आपसे राइज हो जाती है कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है 100%, या हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट किया जाता है, या वर्क को हीट में 100% कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कर लिए होंगे। तो देखिए, अगर हम लोग के पास में वर्क है, क्या वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है 100%, या हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट किया जा सकता है? ये पहला क्वेश्चन है कि हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क विथ 100% एफिशिएंसी, या वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट विथ 100% एफिशिएंसी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देखिए, वर्क जो होती है वर्क को हीट में 100% कन्वर्ट किया जा सकता है। वर्क जो होती है वो हीट में 100% कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो हीट होती है वो वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने ये दो हाथ को मतलब रब किया,
तो ये आप काम कर रहे हैं, काम करेंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होती है। तो आपने काम किया तो हीट जनरेट हुआ, तो मतलब वर्क जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है। आप खुद ही सोचो, आपका पास ये हाथ है, अगर अंदर से नीचे से कोई हीट कर देगा तो क्या आपका हाथ खुद ही चलने लगेगा, क्या नहीं चलने लगेगा। मतलब हीट जो होती है वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं होती है। जैसे एक और दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम लोग का जैसे जनरेटर आप लोग जानते हैं, जनरेटर चलता है, काम करता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब कि वर्क जो होता है वो हीट में कन्वर्ट होता है। क्या आप जनरेटर का पास में जाएंगे और हीट करने लगेंगे तो क्या जनरेटर खुद चलने लगेगा, क्या नहीं चलने लगेगा। मतलब कि वर्क जो होती है वो हीट में 100% कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन हीट जो होती है वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं होती है। तो आप यहाँ में लिख सकते हैं कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड into heat with 100% efficiency। समझ में आ गया। तो वर्क जो होती है वो क्या होती है, हीट में 100% एफिशिएंसी का साथ में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन हीट वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी बोला जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो वर्क होता है वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी, जो वर्क होता है हाई ग्रेड एनर्जी बोला जाता है। और हीट इज लो ग्रेड ऑफ एनर्जी। तो वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, और हीट को लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो वर्क का बारे में आपने देखा कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस से जो हीट होती है उसको जो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस का वजह से जो एनर्जी होती है उसको हीट बोलते हैं। और हीट को छोड़ के और जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती हैं वो सब वर्क में काउंट हो जाता है। और वर्क को हीट में 100% कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन हीट वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो वर्क होता है वो कितना टाइप्स का होता है। तो टाइप्स ऑफ वर्क का बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 टाइप्स का वर्क हम लोगों को पढ़ना है। पहला होता है टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो जो वर्क होता है वो 3 टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क। तो पहला हम लोग का होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क। तीसरा जो होता है मैकेनिकल वर्क। यही हम लोगों को मैकेनिकल वर्क का बारे में थर्मोडायनेमिक्स का अंदर में पढ़ना है। तो जो ग्रेविटेशनल वर्क होती है वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल वर्क इक्वल टू VIT होती है, वोल्टेज, करंट और टाइम। ग्रेविटेशनल वर्क क्या होती है, mgh का इक्वल होती है। और मैकेनिकल वर्क जो होती है वो -F इंटू ds, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं उसमें मैकेनिकल वर्क को पॉजिटिव साइन में लिया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में जो मैकेनिकल वर्क होती है वो -F इंटू ds लिखा जाता है। क्यों माइनस लिखा जाता है, अभी आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ में देखिए मैकेनिकल वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और आप लोग जानते हैं प्रेशर इक्वल टू क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यही होता है। तो बताइए आप फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू फोर्स लिख सकते हैं। तो यही जो आपका मैकेनिकल वर्क होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स का जगह में आप क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया इंटू ds। ds का मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब यहाँ में ध्यान से देखिए, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या ही होता है, जैसे कि एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या ही होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो एरिया का आप यूनिट से भी चेक कर सकते हैं, एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, और डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट क्या हो गया, मीटर। तो मीटर क्यों किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो आप लिख सकते हैं जो मैकेनिकल वर्क होगा वो प्रेशर इंटू dV। तो यही मैकेनिकल वर्क होता है। मैकेनिकल वर्क क्या होता है, -P इंटू dV। आप कॉपी कर लीजिए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पाथ फंक्शन पढ़ने के बाद में वर्क देख लिए थे, वर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है,
इसका बाद हम लोगों को पढ़ना है जो हीट और वर्क का जो साइन कन्वेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये। हीट का साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, और वर्क डन का कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव होती है। यही साइन कन्वेंशन में ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। केमिस्ट्री में अगर हम लोग माइनस लेते हैं वर्क डन, तो फिजिक्स में पॉजिटिव वर्क लेते हैं, और अभी आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हीट का बात करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम है, और सिस्टम, अगर ये सिस्टम हीट एब्जॉर्ब किया, इसने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ में जो Q का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। मान लीजिए ये कोई भी सिस्टम है, अगर सिस्टम को कहीं से हीट मिल जाएगा तो क्या सिस्टम का हीट बढ़ जाएगा, तो उस समय जो हीट होती है वो पॉजिटिव होती है। मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम से हीट रिलीज हो गया, हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, अगर सिस्टम ने हीट रिलीज कर दिया, अगर सिस्टम हीट रिलीज कर देगा तो क्या सिस्टम का हीट कम हो जाएगा, तो उस समय जो हीट होगी, हीट का जो साइन होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो वही मैं लिख रहा हूँ। तो हीट का जो साइन कन्वेंशन होता है वो क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, और हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम इज निगेटिव। याद रखना है, याद रखने का ये भी तरीका है। एक आपका पास ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, सिस्टम से कोई हीट एब्जॉर्ब किया तो यहाँ में Q का वैल्यू पॉजिटिव। अगर सिस्टम ने हीट को रिलीज कर दिया, मतलब सिस्टम से हीट जा रही है, तो इस समय हीट का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। समझ में आ गया। तो आप याद करेंगे, तो इसको ऐसा भी बोला जाता है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। अच्छा, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रही है, इसका ये भी मतलब है कि सराउंडिंग हीट रिलीज कर रही है। अगर सराउंडिंग हीट रिलीज करेगी तो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये भी हो सकता है हीट रिलीज फ्रॉम द सराउंडिंग इज पॉजिटिव। देखिए, आप ही सोचिए, अगर सराउंडिंग हीट रिलीज किया तो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हीट का वैल्यू पॉजिटिव। हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, अगर सिस्टम ने हीट रिलीज किया तो हीट का वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो क्या वो हीट को सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग क्या ही हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, मैं इसको लिख देता हूं, या ऐसा भी लिखा होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग इज निगेटिव। आप ही सोचिए, अगर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग हीट को रिलीज करेगा, तभी ना सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो उस समय पॉजिटिव होगा। या हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम इज निगेटिव, या हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग इज निगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन था किसका, हीट का। अब हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन वर्क का। ठीक है, तो ये हीट का साइन कन्वेंशन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। आप कॉपी पेन लेके मतलब नोट करते रहिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं ये सब। तो देखिए, अब तो हीट का साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। अब हमको वर्क का देखना है। यही में फिजिक्स और केमिस्ट्री में वर्क का साइन कन्वेंशन से ही डिफरेंस हो जाता है, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स में। तो देखिए, जो वर्क होती है, जो हम लोग का रिफरेंस पॉइंट होता है, जो हम लोग का रिफरेंस होता है, रिफरेंस का जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जो भी आप लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जिसको आप लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट का जो वर्क डन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ में क्या होता है, देखिए फिजिक्स में क्या होता है और केमिस्ट्री में क्या होता है। केमिस्ट्री में हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट होती है, फिजिक्स में आप लोग रेफरेंस पॉइंट किसको मान लेते हैं, गैस को मान लेते हैं। जब गैस काम करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और केमिस्ट्री में जो रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, जो रेफरेंस पॉइंट माना जाता है वो एक्सटर्नल एजेंट को माना जाता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है। हम लोग जो फिजिक्स में जो गैस को रेफरेंस मानते हैं, मतलब कि गैस जब काम करेगा तो इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा।
केमिस्ट्री में क्या होता है, जब एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा, मतलब कि केमिस्ट्री में जो रेफरेंस पॉइंट होती है वो एक्सटर्नल एजेंट होती है। जब एक्सटर्नल एजेंट काम करता है तो उस समय वर्क कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यही डिफरेंस होता है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि वर्क डन बाय द गैस, और एक होता है वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है। और फिर केमिस्ट्री में भी सेम होता है, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है। तो देखिए वर्क केमिस्ट्री में क्या होता है, वर्क डन बाय द गैस का मतलब होता है कि मान लीजिए हम लोग के पास एक ये गैस है, इसका अंदर में गैस है और ये गैस है, और आपने एक बाहर से एक पिस्टन लगा के रखा है और ये हम लोग का एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। फिजिक्स में क्या है हम लोग का, फिजिक्स में हम लोग जो रेफरेंस मानते हैं, जो रेफरेंस पॉइंट मानते हैं वो गैस को मानते हैं। तो हम लोग के पास एक गैस है, ये गैस है और ये एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट, और ये गैस है। तो फिजिक्स में हम लोग रेफरेंस पॉइंट किसको मानते हैं, गैस को। केमिस्ट्री में जो रेफरेंस पॉइंट, ये केमिस्ट्री का रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, और ये गैस जो है वो फिजिक्स का रेफरेंस पॉइंट है। अब ध्यान से देखना है दोनों का क्या मतलब है। वर्क डन बाय द गैस, इसका क्या मीनिंग होता है, वर्क डन बाय द गैस का मतलब होता है कि गैस काम करेगा, ठीक है ना, ये गैस काम करेगा। वर्क डन बाय द गैस का मतलब गैस काम करेगा। वर्क डन ऑन द गैस मतलब गैस पे काम होगा, ठीक है, बात क्लियर है ना। पहले ये दोनों मीनिंग अच्छा से समझ में आना चाहिए। वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस का मतलब होता है कि जो गैस होगा वो खुद काम करेगा। वर्क डन ऑन द गैस मतलब गैस पे काम होगा, ठीक है, ये दोनों मीनिंग होती है। तो आप बताइए वर्क डन बाय द गैस का मतलब कौन काम करेगा, गैस काम करेगा कि एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा, गैस काम करेगा। वर्क डन बाय द गैस का मतलब गैस काम करेगा। तो आपने केमिस्ट्री में तो गैस को रेफरेंस पॉइंट माना ही नहीं। रेफरेंस पॉइंट किसको माना था, एक्सटर्नल एजेंट को। तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं उसका वर्क डन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ में तो क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, गैस काम करेगा। तो जब गैस काम करेगा तो गैस थक ना जाएगा, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द गैस इज क्या हो जाएगा, निगेटिव। समझ में आ गया। तो वर्क डन बाय द गैस निगेटिव होता है। वर्क डन ऑन द गैस मतलब गैस पे काम होगा। तो गैस पे कौन काम करेगा, एक्सटर्नल एजेंट ना काम करेगा, एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा। तो जो एक्सटर्नल एजेंट होगा उसका द्वारा काम करना हमेशा पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा, इज पॉजिटिव। देख रहे हैं ना, जो भी हम लोग जो भी रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और यहाँ में वर्क डन बाय द गैस कौन काम कर रहा है, यहाँ में एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है। तो केमिस्ट्री में जो रेफरेंस पॉइंट है क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है। तो इसका वर्क डन हमेशा कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिजिक्स में देखिए वर्क डन बाय द गैस, इसका मतलब इसमें रेफरेंस पॉइंट भी क्या है, गैस है। रेफरेंस पॉइंट भी क्या है, गैस है। वर्क डन बाय द गैस का मतलब होता है गैस काम करेगा। तो गैस काम करेगा तो वर्क डन बाय द गैस इज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द गैस मतलब गैस पे काम होगा। गैस पे कौन काम करेगा, एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन आपने रेफरेंस पॉइंट किसको माना है, गैस को। तो जब एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा तो गैस एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा तो गैस तो काम नहीं कर रहा है, गैस, क्योंकि फिजिक्स में जो रेफरेंस पॉइंट होती है वो गैस होती है। तो वर्क डन ऑन द गैस क्या ही हो जाएगा, इज निगेटिव। तो यही डिफरेंस होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री में क्या होता है, वर्क डन बाय द गैस निगेटिव होता है, फिजिक्स में वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है। अच्छा आप ही बताइए, वर्क डन बाय द गैस इसका मतलब कि गैस काम करेगा। जब गैस काम करेगा तो इसका एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा। वर्क डन बाय द गैस का मतलब क्या ही हो जाएगा, एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। जब गैस काम करेगा तो इसका मान लो पहले यहाँ में था, गैस ने काम किया तो इसका अब एक्सपेंशन हो जाएगा, यहाँ तक एक्सपेंड हो गया। अब वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस का मतलब क्या करेंगे, गैस पे आप लोग काम करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा। जब एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा तो गैस का क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा।
तो गैस का क्या हो जाएगा, यहाँ में कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस होती है कि फिजिक्स में हम लोग रेफरेंस पॉइंट को गैस मानते हैं और ये एक्सटर्नल एजेंट है, गैस है, गैस काम करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस निगेटिव होती है। और यहाँ में क्या होता है कि केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द गैस, गैस काम करेगा तो इसका एक्सपेंशन होगा, गैस थक जाएगा तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, और वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो भी रेफरेंस पॉइंट होता है उसका द्वारा जो काम होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो याद रखना है, वर्क डन बाय द गैस का मतलब होता है गैस खुद काम कर रही है, वर्क डन ऑन द गैस का मतलब गैस पे कोई दूसरा काम कर रहा है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस होती है। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसका जो फॉर्मूला होता है, जो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू डी होता है, P इंटू डी होता है। ये फिजिक्स में वर्क का फॉर्मूला P इंटू डी पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री में वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू डी, ये केमिस्ट्री में। ठीक है, तो बताइए इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू माइनस पी, और डी का इंटीग्रेशन मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम V1 था, एक्सपेंशन हुआ तो हो गया वॉल्यूम V2, तो डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है V, इनिशियल V1 से लेके V2 तक, तो जो वर्क इक्वल टू होगा वो माइनस पी V2 माइनस V1 हो गया। तो यही फॉर्मूला हो गया, वर्क इक्वल टू माइनस पी इंटू V2। अच्छा आप बताइए, जब एक्सपेंशन होगा तो V1 और V2 में पहले इनिशियल वॉल्यूम V1 था, मान लीजिए हम लोग का इनिशियल वॉल्यूम V1 था, जैसे ही एक्सपेंशन होगा तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया V2। तो V1 और V2 में कौन बड़ा होगा, जब एक्सपेंशन होगा तो V2 का वैल्यू V1 से ज़्यादा होगा, तो V2 ज़्यादा होगा V1 होगा, तो इसका डिफरेंस कैसा होगा, पॉजिटिव, लेकिन आगे में कैसा साइन है, माइनस। तो वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन लेस देन 0 होता है। तो आप लोग देख भी रहे थे कि जब भी एक्सपेंशन होती है तो वर्क डन हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, दूसरा कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन का मतलब होता है कि वर्क डन, कंप्रेशन का देखिए एक्सपेंशन का मतलब होता है वर्क डन ऑन द गैस, नहीं वर्क डन बाय द गैस, ये होता है कंप्रेस। एक्सपेंशन का मतलब होता है वर्क डन बाय द गैस, गैस काम करेगा। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, वर्क डन ऑन द गैस। कंप्रेशन का क्या मतलब होता है, वर्क डन ऑन द गैस, मतलब गैस पे काम हो रही है। ठीक है ना, गैस पे काम करेंगे तो कंप्रेशन हो जाएगा। अब गैस पे काम किया तो कंप्रेशन हो जाएगा। तो जब भी कंप्रेशन होगा तो मान लो इनिशियल वॉल्यूम V1 था, तो कंप्रेशन करेंगे तो वॉल्यूम पहले से रिड्यूस हो जाएगा, तो मतलब कि V1 का वैल्यू ज़्यादा होगा, V2 का वैल्यू कम होगा। तो अगर V1 ज़्यादा है तो इसका डिफरेंस कैसा, निगेटिव, और निगेटिव आगे में है तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यही है कि जब भी एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन निगेटिव होता है, कंप्रेशन होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। यही डिफरेंस होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कितना टाइप का होता है उसमें बताया जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेस, 4 टाइप का प्रोसेस होता है। फिर साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो इसका ग्राफ का बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतनी ही, बाय।